Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope all of you will be fine. This is me Muhammad Waleed Anjam. Student, in the last lecture we have discussed in detail about the electric flux through a closed surface enclosing a charge. और उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा था कि फ्लक्स किसी भी सरफेस के अंदर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड पर और दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम पर। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रेलिवेंट है, दैट इज़ गॉसेस लॉ। आइए देखते हैं जी गॉसेस लॉ को। स्टूडेंट, गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट है, अगर हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे तो बेसिकली उस स्टेटमेंट के ज़रिए से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही को फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर। टोटल फ्लक्स inside any surface is equal to 1 over epsilon naught times charge enclosed in it. Enclosed in it. स्टूडेंट, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो इससे हम इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो भी राइट कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। टोटल चार्ज को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल क्यू से। हम ये कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज के लिए हम यहाँ पर कैपिटल क्यू लिख लेते हैं। स्टूडेंट, ये तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है। इसको समझने के लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कोई भी एक ज्योमेट्री है, कोई एक शेप है, उस शेप के अंदर डिफरेंट चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आर्बिट्रेरी है। उन चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हम उस पूरी शेप का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखते हैं, हम उसकी शेप ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक इर्रेगुलर सी शेप है। सपोज ये हमारे पास कोई एक शेप है, इस शेप में हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं। डिफरेंट चार्जेस से मुराद मेरे ये कहना है कि उनकी मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज Q1 है, Q2, Q3, Q4 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये कहते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो हम वो जो लास्ट चार्ज है उसको Qn का नाम दे देते हैं। n कोई भी लास्ट नंबर हो सकता है, इट्स अप टू यू। कि अगर हम ये कहें कि उसके अंदर 5 हैं तो n की जगह पे 5 लास्ट वैल्यू होगी, अगर 10 है तो 10 होगी लास्ट वैल्यू। तो हम इन डिफरेंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड के एतबार से इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो हम गॉसेस लॉ के ज़रिए से कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन अब करना है। बेसिकली कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी स्फीयर के अंदर या किसी भी ज्योमेट्री के अंदर जो टोटल फ्लक्स होता है वो डिपेंड कर रहा होता है चार्ज की मैग्नीट्यूड पर और नेचर ऑफ द मीडियम पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चार्ज नहीं है बल्कि यहाँ पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के चार्जेस हैं और वो आर्बिट्रेरली हम कहते हैं इस पूरी शेप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। हम उसके लिए लिख लेते हैं, सपोज charges of
मैग्नीट्यूड Q1, Q2, Q3 up to so on Qn are distributed arbitrarily इस शेप के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्बिट्रेरीली। अगर हम इसके रिजल्ट से देखें तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है कि हर चार्ज की वजह से एक अलग फ्लक्स होगा और हम इंडिविजुअल चार्जेस के एतबार से उनके फ्लक्सेस कैलकुलेट करते जाएंगे और टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए उन तमाम इंडिविजुअल चार्जेस के फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा मैं उसको नाम दे देता हूं phi1 का, और वो किसके इक्वल है 1/ε0 टाइम्स Q1। इसी तरह से जो सेकंड चार्ज Q2 है उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा मैं उसको लिखूंगा phi2 इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स Q2। इसी तरह से मेरे पास जो थर्ड चार्ज होगा उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा मैं उसे लिखूंगा Q3 phi3 इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स Q3। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ द चार्जेस हैं तो हर चार्ज की वजह से उसका जो इंडिविजुअल फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे और आखिरी जो चार्ज phi n इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स Qn। और टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उन तमाम इंडिविजुअल फ्लक्सेस को हम जो कैलकुलेट कर चुके हैं हम उन्हें ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि फाई टोटल, मैं यहाँ पर टोटल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें इस बात को समझने में आसानी हो जाए कि बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मैं तमाम फ्लक्सेस को इंडिविजुअली जो कैलकुलेट किए हैं उनको ऐडअप कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फ्लक्स phi1 जो था अगर हम उसको देखें तो वो है जी Q1/ε0, Q2/ε0 अप टू सो ऑन, और लास्ट जो था Qn/ε0। अगर स्टूडेंट्स अगर इस पूरी इक्वेशन को हम देखें तो इस पूरे में जितनी भी टर्म्स हैं उनमें 1/ε0 आप देख सकते हैं कि कॉमन है। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Qn, और 1 से लेकर n तक जितने भी चार्जेस हैं अगर आप उनको ऐडअप कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड जो उस पूरी सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा वो टोटल चार्ज आ जाएगा। और उस टोटल चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q से। तो हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट हम पढ़ के आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली किसके इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये हमारे पास उसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है, ये हमारा रिजल्ट है गॉसेस लॉ का। स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर ये कहें, सपोज मैं आपके लिए एक नोट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर किसी भी ज्योमेट्री या शेप के अंदर सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन चार्जेस डिफरेंट हों, डिफरेंट से मुराद कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से क्या हमारे पास फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि नेट चार्ज जीरो हो जाएगा और नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। और नेट चार्ज की जगह पर अगर आप जीरो पुट करेंगे तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चार्जेस की नेचर और उनकी मैग्नीट्यूड्स, नेचर और मैग्नीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि हमने टोटल फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी एप्लीकेशंस
ऑफ गॉसेस लॉ। स्टूडेंट अगर हम एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसकी मदद से हम किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कितनी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख भी देते हैं, यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक field intensity due to different charge configuration, different charge configuration कि अगर किसी भी जगह पर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन है और उन कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंगली हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये देखें यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हमें पता भी था। स्टूडेंट इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मैं लिख दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। आइए देखते हैं। तो जो उसके स्टेप्स हैं अगर हम वो 1 बाय 1 लिख लें स्टूडेंट्स कि हमें किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें वहाँ पर एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगी। ड्रा एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस at a point where electric field intensity is to be measured और हम उस क्लोज इमेजिनरी सरफेस को क्या नाम देते हैं, गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। हम उस सरफेस को गॉसियन सरफेस का नाम दे देते हैं। सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो ये है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E by using गॉसेस लॉ। फिर एक और हमारा जो स्टेप है वो ये है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग रिलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट A। इस रिलेशनशिप के जरिए से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और बाद में इन दोनों फ्लक्सेस को आपस में जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कंपेयर बोथ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस टू कैलकुलेट इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए उनको आपस में हमने कंपेयर कर लेना। स्टूडेंट गॉसियन सरफेस मैं आपको बता चुका हूं कि एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है जो हम उस पॉइंट के अबाउट ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
inside a hollow charged sphere। हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है। हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर को स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसकी सरफेस के ऊपर चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्जेस, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की। और हम ये कहते हैं कि इस सरफेस का जो रेडियस है दैट इज आर। अब अगर हम अपना टॉपिक का नाम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज। ये एक चार्ज स्फीयर था जो कि हॉलो है और उसके अंदर किसी एक पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। सपोज मैं ये कहता हूं कि वो पॉइंट यहां पर है और हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पहला स्टेप क्या था कि हमने उस पॉइंट के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर मालूम करनी है, उसके गिर्द एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है जिसको हम क्या नाम देते हैं, गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। सपोज करें हम कहते हैं कि वो गॉसियन सरफेस ये है हमारे पास, ये क्लोज इमेजिनरी सरफेस है। इस पॉइंट पर जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी ये उसमें से पास कर रही है और इसका रेडियस जो है उसको मैं कह देता हूं वो है आर डैश। मैं यहां पर पहले लिख देता हूं कि पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly over the surface of the sphere। स्फीयर की सरफेस पर जो पॉजिटिवली चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर था और जो इमेजिनरी सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल आर डैश है। और यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि जो आर डैश है दैट इज लेस देन आर, यानी कि वो इमेजिनरी जो सरफेस है वो छोटी है एज कंपेयर टू द जो हमारा स्फीयर था, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है उसमें हमने इनसाइड बोला है कि उसके अंदर है, तो डेफिनेट बात है वो उससे छोटी होगी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप हमारा ये था कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गॉसिस लॉ। हम गॉसिस लॉ की स्टेटमेंट अगर देखें क्या हमने पढ़ी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इनक्लोज्ड यानी कि उस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। स्टूडेंट मुझे आप यहां से देखकर बताएं कि यहां पर कोई चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, इसके अंदर कोई है और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। चूंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हम Q की जगह पर क्या लिखेंगे कि चार्ज इक्वल्स टू 0 है। और अगर इस इक्वेशन में आप चार्ज की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियस बात है हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस के अंदर 0 है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। इसी तरह से हमारा जो थर्ड स्टेप था वो क्या था, हमारा थर्ड स्टेप था कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशनशिप E डॉट A और बाद में उन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को। स्टूडेंट आप मुझे ये बात बताएं कि इस रिलेशन से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो 0 आया, तो मैं उसकी जगह पे 0 पुट कर देता हूं इक्वल्स टू E डॉट A। अब E वेक्टर और A वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट देखें और ये 0 के बराबर अगर है तो दो ही कंडीशंस हैं यहाँ पर, या तो E 0 होगा या A 0 होगा।
क्योंकि इन दोनों में से ये चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी एक टर्म जीरो हो जाएगी तो ऑब्वियस बात इनका प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। अब ये तो फॉर श्योर है कि जो एरिया ऑफ द स्फीयर है वो तो जीरो नहीं हो सकता, या एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस वो तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सरफेस है, उसका डेफिनेट बात है कोई ना कोई एरिया तो होगा, तो इट्स मीन एरिया तो जीरो नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर यही बचता है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो है। यानी कि हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस स्फीयर के अंदर चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो लिहाजा कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो इस स्फीयर के अंदर जो वाली जगह है उसको हम न्यूट्रल जोन का या फील्ड फ्री रीजन का नाम दे सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा जो फाइनल नोट आ गया, यहाँ से अगर हम देखें जो हम बात कर चुके थे कि इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन, यानी कि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है। ये हमारा उस रिजल्ट की बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑपरेटर्स को अगर हम मेटल इनक्लोजर के अंदर रख देते हैं तो उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से हम सेव कर सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसकी एक एग्जांपल अगर हम न्यूट्रल जोन को या फील्ड फ्री स्पॉट को देखें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस पढ़ी थी कि दो पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस थे जिनको हमने सेपरेट किया था एक स्मॉल डिस्टेंस से। इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, आपने देखा होगा कि इनकी जो फील्ड लाइंस हैं, चूँकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आउटवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, तो ये आपस में यहाँ पर एक दूसरे से दूर मूव करते थे। और सेंट्रल जो स्पॉट था हम उसे फील्ड फ्री रीजन का नाम दे रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी। स्टूडेंट, अब इसको आप इस तरह से इमेजिन करें कि हमारे पास ये दो नहीं है बल्कि यहाँ पर मैं चार बना देता हूँ चार्जेस। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमारा स्फीयर है उसकी सरफेस पूरी के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि हर एक चार्ज का दूसरे से जो फासला है वो सेम है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर सपोज करें कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनकी फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। मैं बनाने की ट्राई करता हूँ ताकि आप लोगों को इससे समझ आ सके कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी की सारी एक दूसरे से आप लोग देखेंगे ये इस तरह से अवे मूव करेंगी। ये लाइंस ऑफ द चूंकि फोर्स भी कहलाती हैं इसलिए ये एक दूसरे पर फोर्स भी लगाती हैं, और रिपल्शन की फोर्स है चूंकि पॉजिटिव चार्जेस में। ये थोड़ी सी इसकी आप इमेजिनेशन ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चूंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनकी जो लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट होंगी, तो एरो सारे आउटवर्ड होंगे। और जितनी भी लाइंस होंगी आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल जो रीजन है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस की वजह से वो एक ये वाला जो रीजन है ये फील्ड फ्री रीजन है। हमारे पास एक है, मैं यहाँ पर अगर लिख भी दूँ फील्ड फ्री रीजन। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा डिफरेंट फिनोमेनाज हैं। लाइक मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास जो पुराने टीवी होते थे वो बड़े वाले टीवी, आजकल तो एलईडीज़ वगैरह हैं हमारे पास, वो जो टीवी होते थे आपने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर सम टाइम उसके करीब आप सेल फ़ोन रख देते थे तो जब कभी भी सेल फ़ोन पर कोई मैसेज आता था या कोई कॉल आती थी तो उसकी कॉल या मैसेज के साथ साथ जो टीवी की स्क्रीन थी वो भी डिस्टॉर्ट होती थी, डिस्टर्ब होती थी। तो बेसिकली क्या होता था कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स जो हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। रिजल्ट के तौर पर हमारे पास वो जो फील्ड है उस पर एक फोर्स लगती थी और हम कहते थे वो डिस्टॉर्शन होती थी। हम उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइसेस जो होती हैं ऐसी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे टीवी हैं, एलईडीज़ हैं या कंप्यूटर्स हैं, उनके गिर्द एक मेटल इनक्लोजर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो उनको डिस्टर्ब नहीं करती। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो सेल फोन्स हैं, सेल फोन ए और सेल फोन बी,
और अगर आप सेल फोन ए से कॉल करते हैं बी पर तो ऑब्वियसली वो कॉल, चूँकि आपने उसका नंबर डायल किया तो वो कॉल वहाँ पर प्लेस होगी। लेकिन अगर आप एक काम करें कि सेल फोन बी को आप एक मेटल इनक्लोजर में बंद कर दें, मेटल इनक्लोजर से मुराद आप उसके ऊपर कोई एल्यूमिनियम की एक फॉयल, एक शीट उसके ऊपर लगा दें, उसको उसके अंदर रैप कर दें, और मोबाइल ए से आप दोबारा उस पर कॉल करें तो आप देखेंगे कि वो नंबर आप डायल जो आप कर रहे हैं वो रेसिपिएंट को वो कॉल मसूल नहीं होगी। रीज़न बीइंग के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। इस तरह से बिल्कुल हमारे पास एक और एग्जांपल है, माइक्रोवेव ओवन है। जैसे आप लोगों ने जिस भी माइक्रोवेव ओवन को देखेंगे उसके अंदर एक मेटल इनक्लोजर होता है अंदर जो लगा होता है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो हम ये काम कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई भी एक लाइक सेल फोन है वो प्लेस कर देते हैं और उस पर कॉल करेंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि उस मेटल इनक्लोजर की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल सुनी भी होगी कि फेराडे की जो फेराडेज केज था उसमें यही होता था कि केज है, एक मेटल केज है, उसके अंदर वो खड़ा हो जाता था और 1000 ऑफ द वोल्ट्स उसके ऊपर अप्लाई किए जाते थे। इसके बावजूद भी उसको कोई, हम कहते थे कि इफेक्ट नहीं होता था। रीज़न बीइंग कि वो सारी की सारी एक्सटर्नल मेटल इनक्लोजर की वजह से एलिमिनेट हो चुकी होती हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर आज का बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। स्टूडेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।